तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ऑर्डर 7 ऑफ द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 जो जनरली बात करता है प्लेंट के बारे में। ऑर्डर 6 में हमने देखा था कि प्लीडिंग्स में प्लेंट और रिटर्न स्टेटमेंट दोनों आते हैं, ठीक है। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं रूल 1 से। सो गाइज आज की वीडियो शायद थोड़ी सी लंबी हो जाए, पर आज की वीडियो में सारे कंसेप्ट रिगार्डिंग दी प्लेंट क्लियर ज़रूर होंगे आपके। तो अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। सो लेट्स स्टार्ट। कंटेंट ऑफ द प्लेंट में क्या क्या इंक्लूड होता है। अगर आपने प्लेंट देखी है कोर्ट में जाकर तो आपको बहुत इजी होगा, अगर नहीं देखी तो फिर भी इजी ही है, बस आपको समझने की ज़रूरत है। सबसे पहले तो नेम ऑफ द कोर्ट, जहाँ पे हमने सूट फाइल किया है, दोनों पार्टीज़ के नेम, एड्रेस। अगर दोनों पार्टीज़ में कोई भी पार्टी माइनर या अनसाउंड माइंड है तो वो फैक्ट हमने लिखना है। कोज ऑफ एक्शन कहाँ अराइज हुआ और कब अराइज हुआ उसके बारे में लिखना है, ठीक है। और केस है कुलदीप सिंह वर्सेस गणपत लाल, जिसमें कहा गया है कि ऑल्सो स्टेट द टाइम फॉर द पर्पस ऑफ लिमिटेशन। हमने ये देखना है लिमिटेशन एक्ट बार तो नहीं कर रहा हमारे सूट को, ठीक है। तो फैक्ट क्या, कौन सा फैक्ट लिखना है कि कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन है भी कि नहीं। रिलीफ जो क्लेम कर रहे हैं वो लिखना है। अगर हमने प्लेंट में सेट ऑफ या फिर अमाउंट रिलिंक्विश कराई हुई है तो उन दोनों अमाउंट्स के बारे में लिखना है। सेट ऑफ के लिए आपको हमारी अलग से वीडियो जो बनेगी रिटर्न स्टेटमेंट में वो हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। सब्जेक्ट मैटर कि कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन है कि नहीं, ठीक है। फॉर द जुरिस्डिक्शन पर्पस सब्जेक्ट मैटर जुरिस्डिक्शन के बारे हमने लिखना है। रूल 9 बात करता है प्रोसीजर ऑफ द प्लेंट, ठीक है। तो इसमें आपको थोड़ा बहुत ऑर्डर 5 की हेल्प पड़ेगी, ठीक है। अगर आपने हमारी वो वीडियो नहीं देखी तो हमारी प्लेलिस्ट बनी हुई है सीपीसी के रिगार्डिंग, उसमें से जाकर आप हमारी वीडियोस को देख सकते हैं। सो क्या प्रोसीजर है कि प्लेंट को मतलब प्लेंट की डुप्लीकेट्स रिगार्डिंग, ठीक है, ये बात की गई है रूल 9 में। आफ्टर समनिंग टू डिफेंडेंट अंडर ऑर्डर 5 रूल 9, ठीक है। अगर हमने डिफेंडेंट को समन भेज दिए तो जो कॉपीज ऑफ द प्लेंट है हमने फाइल करनी है विद इन दी 7 days टू द कोर्ट ऑन द प्लेन पेपर। आप सभी ने हमें कमेंट करके बताना है कि कौन सी सुप्रीम कोर्ट की लेटेस्ट जजमेंट आई है जिसमें कोर्ट ने ये कहा है कि हम कोर्ट के किसी भी काम के लिए दोनों साइड पे यूज़ कर सकते हैं पेपर को अलोंग विद द कोर्ट फीस, ठीक है। ये 3 इंग्रेडिएंट हैं हमारे रूल 9 के। पहला तो समन्स भेजने के बाद हमने 7 दिनों के बीच कॉपीज़ फाइल करनी है, कॉपीज़ के डुप्लीकेट फाइल करने हैं, कोर्ट फीस भी फाइल करनी है। रूल 10 जो है वो बात करता है रिटर्न ऑफ द प्लेंट। रिटर्न कौन करेगा? कोर्ट। ये जो रूल है ये सब्जेक्ट टू दी रूल 10A, यहाँ पर रूल आना था गाइस। तो अब रूल 10 में रिटर्न कब की जा सकती है प्लेंट एट दी एनी स्टेज ऑफ दी सूट, ठीक है। अगर कोर्ट कॉम्पिटेंट नहीं है तो वो डायरेक्ट कर सकती है प्लेंटिफ को कि वो प्रेजेंट करे अपनी प्लेंट इन दी प्रॉपर एंड कॉम्पिटेंट कोर्ट। लिमिटेशन पीरियड जो है वो कब से शुरू होगा? जब प्लेंट प्रेजेंट की जाएगी टू दी प्रॉपर कोर्ट। ये ऑब्जर्वेशन जो है हमारे एक केस में बताई गई है, अमरचंद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। सो रूल 10A की बात करते हैं। रूल 10 में तो किसी भी टाइम हम रिटर्न कर सकते थे, कोर्ट रिटर्न कर सकती है प्लेंट को, पर रूल 10A में ये है कि अगर डिफेंडेंट प्रेजेंट हो गया कोर्ट में आफ्टर दी मतलब प्रेजेंटेशन ऑफ द डिफेंडेंट तब रिटर्न करनी। तो क्या ऑप्शंस हैं? प्लेंटिफ जो है वो एप्लीकेशन फाइल कर सकता है कोर्ट को कि उसे बताए कि कौन सी प्रॉपर कोर्ट है और कौन सी कोर्ट कॉम्पिटेंट है इस सूट के लिए। फिक्स करे डेट फॉर द अपीयरेंस इन द प्रॉपर कोर्ट। ऑल्सो गिव नोटिस टू द प्लेंटिफ एज वेल एज डिफेंडेंट। अब भाई अगर कोर्ट ने फिक्स कर दी डेट, रिसिप्ट एप्लीकेशन रिसीव की, जब फिक्स करेगी डेट, दोनों को नोटिस भी देगी। सिर्फ ये फैक्ट कि कोर्ट कॉम्पिटेंट नहीं थी उस सूट को एंटरटेन करने के लिए, पर उसने फिर भी फिक्स की
डेट इन द कॉम्पिटेंट कोर्ट, ये इनवैलिड नहीं होगा, ये टोटली वैलिड होगा। ठीक है। नो नीड ऑफ कोर्ट ऑफ प्रॉपर जुरिस्डिक्शन टू सर्व नोटिस, अगर एक बार भाई एक कोर्ट ने पहले ही नोटिस भेज दिया तो जो कॉम्पिटेंट कोर्ट है उसको ज़रूरत नहीं है नोटिस भेजने की। रूल 10B बात करता है कि राइट टू अपील ऑन रिटर्न ऑफ द प्लेंट, ये जो रूल 10A का पॉइंट नंबर 5 है, इसके लिए आपको रूल 10B समझना होगा पहले। ठीक है। जब रिटर्न करती है कोर्ट प्लेंट को, ठीक है, तो जो प्लेंटिफ है उसके पास दो ऑप्शन है, या तो वो अपील फाइल कर दे या फिर वो कोर्ट को कहे कि आप हमारी डेट फिक्स करो किसी भी कॉम्पिटेंट कोर्ट में। ठीक है। तो इन दोनों में से सिर्फ एक ही ऑप्शन अवेलेबल है, वो दोनों को ही चूज नहीं कर सकता। ठीक है। सो पॉइंट 5 जो है रूल 10A का वो यही कह रहा है, नो राइट टू अपील वंस डेट फिक्स्ड बाय कोर्ट। ठीक है। तो रूल 10 भी बताता है कि क्या प्रोसीजर होगा अगर अपील फाइल की है, कि वही अपीलेट कोर्ट फिक्स करेगी डेट को, नोटिस देगी दोनों पार्टीज को। ठीक है। सो नेक्स्ट हम बात करते हैं रिजेक्शन ऑफ द प्लेंट, जिसके लिए रूल 11, 12 एंड 13 जरूरी हैं। रूल 11, अगर प्लेंट में डिस्क्लोज नहीं किया गया कॉज ऑफ द एक्शन तो हम रिजेक्ट कर सकते हैं प्लेंट को। केस है बलवंत सिंह वर्सेस SBI का कि अगर एक से ज़्यादा डिफेंडेंट है और कॉज ऑफ एक्शन सिर्फ 2 या 3 डिफेंडेंट्स के लिए ही बताया गया है, बाकियों का नहीं बताया गया, तो फिर भी वो वैलिड है, रिजेक्शन नहीं होगी। ठीक है। सेकंड जो है वो है कि सूट अगर अंडर वैल्यूड हो, अंडर वैल्यूड मतलब कि कोर्ट फीस नहीं अटैच की या फिर कुछ और हमने अमाउंट पे नहीं की कोर्ट को, तो ठीक है। इफ़ सूट इज़ बार्ड बाय लॉ, जैसे कि पार्लियामेंट के मेंबर के अगेंस्ट जो भी उन्होंने पार्लियामेंट के सेशन में कहा, उन हम कोई भी सूट फाइल नहीं कर सकते डेफेमेशन का। फोर्थ पॉइंट ये है कि इफ़ प्लेंट इज़ नॉट प्रॉपरली स्टैम्प्ड। फिफ्थ पॉइंट है कि अगर रूल 9 के अकॉर्डिंग जो हमने प्रोसीजर देखा था, कोई भी डुप्लीकेट अटैच नहीं किया गया प्लेंट के साथ, कॉपी ऑफ द डुप्लीकेट नहीं अटैच की गई। सो if under rule 9 no submit the amount for the summons to the defendant, अब हमने समन्स भेजने हैं डिफेंडेंट को, ठीक है, तो उसकी हमने फीस ही नहीं जमा कराई अगर कोर्ट में, तो फिर भी रिजेक्ट हो सकती है प्लेंट। सलीम एडवोकेट बार एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में कहा गया है कि ये जो पॉइंट नंबर 5 एंड 6 हैं, इन दोनों को अपॉर्चुनिटी दी जाएगी प्लेंटिफ को कि वो टू मेक गुड दी लॉस, वो पेमेंट जमा करा दें या फिर डुप्लीकेट सबमिट करा दें। रूल 12 जो है वो बात करता है कि रिकॉर्डिंग द रीजंस फॉर द रिजेक्शन ऑफ द प्लेंट, एंड 13 बात करता है रिजेक्शन ऑफ द प्लेंट डज नॉट प्रिक्लूड टू फाइल फ्रेश सूट। गाइज जो रूल 14 है वो बात करता है कि डॉक्यूमेंट रिलाइड ऑन बाय द पार्टीज। ठीक है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट पार्टीज रिलाई करेंगी। रूल 14 जो है मेनली 4 चीज़ों की बात करता है। पहला कि इफ़ डॉक्यूमेंट इज़ इन पोजेशन ऑफ द प्लेंटिफ, अगर डॉक्यूमेंट जो है वो प्लेंटिफ के पोजेशन में है। कई तरह के सूट्स में ये यूज़ होता है, जैसे कि सूट फॉर द टाइटल ऑफ द प्रॉपर्टी, अगर वो टाइटल डीड प्लेंटिफ के पास है तो वो एंटर करेगा उस डॉक्यूमेंट को इन द लिस्ट। ठीक है, और उसकी कॉपी भी अवेलेबल कराएगा बाय द प्लेंट। ठीक है, विद द प्लेंट। अगर वो डॉक्यूमेंट प्लेंटिफ की पोजेशन में नहीं है तो वो ये बताएगा कि वो किसकी पोजेशन में है डॉक्यूमेंट। अगर वो जो डॉक्यूमेंट है प्रोड्यूस नहीं किया गया, जो कि प्रोड्यूस होना चाहिए था कोर्ट में, ठीक है, और एंटर होना चाहिए था लिस्ट में जो हमने पहले बात की है, या फिर जो हमने सेकंड पॉइंट में देखा है प्लेंट के साथ उसकी अनेक्स्ड होनी चाहिए उसकी कॉपी। जनरल रूल तो ये है कि अगर वो टाइप का डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस नहीं हुआ तो हमने उसे एक्सेप्ट नहीं करना। पर इसकी भी एक एक्सेप्शन है कि ये टोटली डिपेंड्स है ऑन द लीव ऑफ द कोर्ट, मतलब डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट पे डिपेंड है। सो लास्ट पॉइंट है आज की वीडियो का कि नथिंग इन दिस रूल शैल अप्लाई टू रिफ्रेश मेमोरी। जो रिफ्रेश मेमोरी के कंसेप्ट हैं आपने पढ़ा होगा एविडेंस में, उसमें ये बिल्कुल भी एप्लीकेबल रूल नहीं होगा। सो गाइज ये था हमारा आज का वीडियो।
आई होप आपको ये कंसेप्ट अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। बहुत सारे मिसलेनियस रूल्स भी हैं इस ऑर्डर में। अगर आप उन पे एक सेपरेट वीडियो चाहते हैं इन पंजाबी, इंग्लिश या हिंदी लैंग्वेज में ही, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम आपका रिप्लाई ज़रूर करेंगे, वो वीडियो भी बनाएंगे। सो गाइज़, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।